तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास को, जो हमने पहली क्लास थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो ये बात जानते हो कि रासो साहित्य में हमने वीर गाथात्मक रासो को हम पढ़ रहे थे और इसे हमने कंप्लीट भी कर दिया था, इसके पृथ्वीराज रासो को। लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था उसका हम आज एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि ये वीडियो एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, विषय हिंदी साहित्य का इतिहास है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि यह वीडियो भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है, चाहे आप हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं से भी हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ से भी हो चल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए है। फिर मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रेंच लेखक गारसादा तासी ने। इन्होंने एक किताब लिखी, इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदोई एंदोस्तानी, जिसमें इन्होंने 70 कवियों का उल्लेख किया। कितने कवियों का उल्लेख किया? 70 कवियों का उल्लेख किया। साथ ही दोस्तों, इसके बाद एक किताब लिखी गई शिव सिंह सरोज, जो इन्होंने लिखा, किन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज को? शिव सिंह सेंगर ने। इन्होंने 1000 कवियों का इसमें उल्लेख किया। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। इसके बाद डॉक्टर जॉर्ज गैरसन आए और उन्होंने एक किताब लिखी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और ये कहाँ पे लिखी थी? ये बंगाल में लिखी थी। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने एक किताब लिखी, मिश्र बंधु विनोद, 1913 में। और अंत में मैंने आपको बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा 1929 में। कब लिखा? 1929 में। ठीक है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका हिंदी साहित्य के इतिहास में वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम इसलिए इस किताब के मुख्य आधार, मतलब इसी को हम मुख्य आधार मानते हैं और हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं। और इसके बाद दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी बताई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने आप लोगों को काल विभाजन बताया था। ठीक है, बाकी देखो पूरा रिपीट में नहीं करूंगा, क्या क्या मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें मैंने। सर्वमान्य काल विभाजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन अलग है, सर्वमान्य काल विभाजन अलग है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई थी। अब सर्वमान्य जो काल विभाजन है उसमें हम आदिकाल को पढ़ रहे थे, सिद्ध और नाथ को हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने रासो को भी लगभग, पहला जो उसका मतलब पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं रासो के, उसमें जैसे 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, तो पहला पार्ट हम स्टार्ट कर चुके थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगी आपको यहीं पे लिंक वगैरह जो भी है दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। रासो साहित्य आज हम पढ़ने वाले। देखो यहाँ पे अपनी क्लास एंड हुई थी, कल की क्लास रासो साहित्य को मैंने पढ़ा दिया था और मैंने रासो साहित्य में रासो शब्द का मतलब बताया था। इसका मतलब होता है रहस्य या वीर रस प्रधान रचनाएं। ठीक है, और रासो शब्द कैसे बना? पहले रासक बना, फिर रासा बना, फिर रासा बना, फिर रासो शब्द बना। ये भी मैंने आपको बताया था। हम पढ़ रहे थे रासो साहित्य की 3 शाखाएं होती हैं, एक वीर गाथात्मक रासो, ठीक है, एक श्रृंगार परक रासो, और एक होती है धार्मिक एवं उद्देश्य मूलक रासो। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बता दी थी। और वीर गाथात्मक रासो है, इसको आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, शुरुआत से करेंगे, क्योंकि ये शायद आपको, क्योंकि एंड हो गया था ना वीडियो का, तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं रासो साहित्य। बहुत मज़ा आएगा आपको। अपने कान हैं जो आपके, जो मतलब कर्ण पलुका हैं, जो भी आपको कहते हैं, ठीक है, कर्ण हैं, उनको अच्छे तरीके से जमाना है। ठीक है, तो दोस्तों, रासो साहित्य ये 3 प्रकार का होता है, वीर गाथात्मक रासो, श्रृंगार परक रासो और धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो। मैंने लिख के इसलिए लाया हूं जिससे कि आपका समय बचे। इसके बाद दोस्तों, हम वीर गाथात्मक रासो पर आ गए थे। ये पहला पार्ट है रासो साहित्य का। इसमें एक रचना है पृथ्वीराज रासो, बहुत ज़्यादा आईएमपी रचना है। ये तुम्हारे खून में दौड़नी चाहिए। तुम जब सपने में भी हो और तुमसे किसी ने पूछ दिया कि भाई पृथ्वीराज रासो को किन्होंने लिखा, तो चंद बरदाई इसका आंसर तुम्हें पता रहना चाहिए। ये तुम्हें 1 नंबर जरूर दिलाएगा। और ये वैसे ही ये मुख्य है यार, इसको तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो जो है यह एक प्रबंध काव्य है। यह एक क्या है? प्रबंध काव्य है। यह बात आपको दिमाग में रखनी है। यह हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है
और यह हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह बात किन्होंने कही थी तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बात कही थी, ठीक है, आचार्य शुक्ल मैंने लिख दिया है, इन्होंने ये बात कही थी। जो पृथ्वीराज रासु है इसकी जो भाषा है वह है डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी बन जाता है। और एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो पृथ्वीराज रासु है इसमें कुल मिला के 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के? 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, चंद बरदाई के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था। जो चंद बरदाई हैं इनको, जो यहाँ पे चंद बरदाई जी हैं, इनका जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में, और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के पहले कवि माना था। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं हम, आचार्य शुक्ल के अनुसार आपको बता रहा हूँ हिंदी के पहले कवि। वैसे तो देखो पहले कवि माने जाते हैं सरापा, लेकिन अब आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन थे? चंद बरदाई। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अगली रचना है हम्मीर रासु। तो हम्मीर रासु है, ये लिखा है हमारे जोधराज सारंगदेव। कभी कभी इनको सारंगधर भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारंगदेव हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है हम्मीर रासु। हम्मीर रासु जो रचना है, ठीक है, किन्होंने लिखी है? जोधराज सारंगदेव ने। किन्होंने लिखी है? जोधराज सारंगदेव ने। और इसमें इन्होंने क्या किया है, जो हम्मीर हैं और अलाउद्दीन है, ठीक है, एक राजा हम्मीर होते हैं और एक राजा होते हैं अलाउद्दीन, ठीक है, BS अलाउद्दीन। इन दोनों के युद्धों का वर्णन इन्होंने इस रचना में किया है हम्मीर रासु में, ठीक है। अगली रचना है खुमान रासु। कौन सी है? खुमान रासु। खुमान रासु को किन्होंने लिखा है? कवि दलपति विजय ने। दलपति विजय जो हैं इन्होंने खुमान रासु की रचना की है, और ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है इसकी जो भाषा है वो कौन सी है। तो खुमान रासु की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। वैसे तुम्हें आ रहा होगा शब्द समझ में, खुमान एक राजस्थानी शब्द है, तो खुमान रासु में राजस्थानी भाषा है। याद रखना कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। इसके बाद है परमाल रासु। परमाल, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये वीर गाथात्मक रासु है, यानी कि इसमें वीरों की गाथाओं को बढ़ावा मिला है। इसलिए तो ये क्या है यहाँ पे, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई हलवा पुड़ी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो रासु साहित्य है उसकी 3 ब्रांच हैं, वीर गाथात्मक रासु, श्रृंगार परक रासु, धार्मिक उपदेश रासु। अब मैं पहला वीर गाथात्मक ये रासु पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वीर गाथात्मक, इन शब्दों को मैं इतना तुम लोग मतलब ये मैं समझता हूँ कि तुम लोगों से इतना बन जाता है, तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जाता। वीर गाथात्मक रासु का मतलब क्या है? जिसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया, वो वीर गाथात्मक रासु है। तो ये जितनी भी रचना, ये एक रचना है पृथ्वीराज रासु, ये हम्मीर रासु एक रचना है, ये खुमान रासु एक रचना है, ये परमाल रासु एक रचना है। ये सारी की सारी रचनाएं रासु साहित्य के अंतर्गत आती हैं, और उसके अंतर्गत भी ये वीर गाथात्मक रासु के अंतर्गत आती हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, ये परमाल रासु बहुत ज्यादा IMP है, मैं कह रहा हूं इस बात को तुम दिमाग में रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे बुंदेलखंड से, यानी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है परमाल रासु, ठीक है। परमाल रासु को लिखा है जगनिक ने। किन्होंने लिखा है? जगनिक ने। याद रखना परमाल रासु के रचयिता कौन है? जगनिक, ठीक है। और ये वीर रस प्रधान रचना है, वैसे तो आपको पता ही होगा। परमाल रासु में इसका उपनाम भी एक प्रकार से कभी कभी पूछा जाता है। परमाल रासु यह इस ग्रंथ का उपनाम है, ठीक है। तो इस ग्रंथ का उपनाम है आलाह खंड। क्या नाम है? आलाह खंड। अब आला खंड से तो तुम लोग समझ गए होंगे, इसमें आला उदल की कुल मिला के, आला उदल 2 वीर थे महुबा के, इन दोनों की कुल मिला के 52 लड़ाइयाँ, कितनी लड़ाइयाँ? 52 लड़ाइयों का वर्णन इस परमाल रासु रचना में किया गया है। किन्होंने किया है? जगनिक ने। ये जो रचना है ये लगभग 1230 ईस्वी में लिखी गई थी। ये बात भी आप लोग दिमाग में रखना, 1230 ईस्वी में ये रचना लिखी गई थी। बड़े लड़ैया महुबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, ऐसे कुछ उनकी रचनाएं हैं। मतलब ये आला खंड है, ठीक है। और मतलब मज़ा आ जाता है यार, ये दोनों वीर जो थे ना वाकई में बहुत, मतलब ये मान लो ये मतलब बहुत टॉप लेवल के वीर थे यार। इन दोनों को सल्यूट है यार, इनको तो नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, सत सत नमन है। आगे चलते हैं, क्योंकि नमन तो अपन ने कर लिया है। और हाँ यार, ये जो एक प्रकार से ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, परमाल रासु है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। यह है विश्व की एक हरियाणा से मेरे को एक मैसेज आया था, ठीक है। वो मतलब एक लड़का कह रहा था कि तुम लाल कलर से लिखा करो। तो देखो मैंने उसकी डिमांड को पूरा किया है भाई, तुम्हारे लिए मैंने लाल कलर का इस्तेमाल किया है। तो विश्व की
सबसे बड़ी लोक गाथा, यानी कि यहां पे लिख देना विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा। लोक गाथा, तो प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा कौन सी है? परमाल रासु है। कौन सी है? परमाल रासु है। याद रख लेना। किन्होंने लिखा है परमाल रासु? जगनिक ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? जगनिक ने। अच्छा, आते हैं हम अगले पे, ये आखिरी है, ठीक है। इसके बाद तुम घबराना नहीं, क्योंकि इसके बाद अपन श्रृंगार परक रासु साहित्य की दूसरी ब्रांच श्रृंगार परक रासु को पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जो विजयपाल रासु है, इसको लिखा है सहभाट ने। किन्होंने लिखा है? सहभाट ने। विजयपाल रासु, ठीक है, इसको लिखा है सहभाट ने। अबे मैं भी मतलब थोड़ा चकरिया रहा हूँ। और ये जो रचना है यह वीर रस प्रधान रचना है। तो देखो, सभी हैं वीर रस प्रधान रचनाएं। इसकी भाषा कभी कभी आ जाता है, विजयपाल रासु की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा भी डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है प्रिय मित्रों? डिंगल भाषा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों, हम इसकी सेकेंड ब्रांच पर बात करते हैं रासु साहित्य की। और इसकी जो सेकेंड ब्रांच है वो है श्रृंगार परक रासु। ये तो आप लोग जानते हो, श्रृंगार का मतलब होता है आभूषण। तो इसमें क्या है? रासु का तो वर्णन होगा, लेकिन इसमें कुछ प्रेम लीलाओं का भी वर्णन होगा। यही तो कहलाता है श्रृंगार परक रासु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक रचना है बीसल देव रासु। कौन सी रचना है? बीसल देव रासु। इसको लिखा है कवि नरपित नालह ने। किन्होंने लिखा है? नरपित नालह ने, ठीक है। ऐसे ही लिखा है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो लगभग यही नाम है, नरपित नाल है, यहाँ पे नाल है, ऐसे ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो बीसल देव रासु किन्होंने लिखा है? कवि नरपित नाल ने, ठीक है। यह जो बीसल देव रासु है, ये कुल मिला के 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों की एक रचना है। कितने खंडों की रचना है? 4 खंडों की एक रचना है। इस जो बीसल देव रासु है, इसमें क्या होता है, जो राजा भोज है, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को लगे यार हाँ यार ये भी हमें पढ़ना है। राजा भोज की एक बेटी होती है, मतलब एक उनकी पुत्री थी, उनका नाम था राजमती। देखो प्यास लगे है यार, मेरे को पानी पीना है थोड़ा सा, 1 सेकंड रुक जाओ। देखो मैं कट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कट नहीं, इसको रोक देते हैं थोड़ी। तो इनका नाम होता है, इनकी बेटी का नाम बता रहा हूँ, इनकी बेटी का नाम होता है राजमती। तो जो राजमती रहती हैं, यहाँ पे बीसल देव कौन है? यह एक राजा है, बीसल देव। अच्छा, बीसल देव तृतीय कभी कभी आ जाता है, तो ये तृतीय है, बीसल देव तृतीय। तो इनका क्या होता है? इन दोनों का विवाह होता है, जो तुम्हारा आगे होने वाला है, या बहुत से लोगों का तो हो भी गया होगा। ज़्यादातर लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है जो एमए करती हैं, क्योंकि मेरी कक्षा में भी कई क्लासमेट थी जो एमए कर रही थी और उनका विवाह हो गया था। बाकी देखेंगे आप में से किसका विवाह हो गया है। तो बीसल देव जो तृतीय है और राजमती है, इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोग ये कमेंट में जरूर बताना, मैं आगे स्टोरी बता रहा हूँ कि इन दोनों का क्या हुआ है, वियोग वगैरह क्या किया है इन्होंने, तो वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि आपका विवाह हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट करके ऐसे ही बता दो यार, ठीक है। अब जो राजमती है और बीसल देव तृतीय है, ये बीसल देव रासु एक ग्रंथ है जो कि नरपित नाल ने लिखा है। इसमें राजा भोज की बेटी राजमती होती हैं और बीसल देव तृतीय होते हैं, ये भी एक राजा होते हैं। इन दोनों का क्या होता है? विवाह होता है। फिर इन दोनों का कहीं कहीं पे मतलब ये क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं, वियोग हो जाता है। तत्पश्चात इन दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। तो उसी की ये एक रचना है। तो हो गई ना ये श्रृंगार परक रचना, तो इसलिए इसे श्रृंगार परक रासु में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, अच्छा इसके बारे में मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, यह है एक श्रृंगार प्रधान रचना तो है ही, ठीक है, श्रृंगार प्रधान रचना तो है ही, लेकिन ये जो भाषा है इसमें बीसल देव रासु, मतलब ये जो ग्रंथ है ये राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। राजस्थानी हिंदी में यह ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। तो यह बात भी आपको अपने मनोमस्तिष्क में रख लेनी है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं संदेश रासु। संदेश से आते हैं, ठीक है दोस्तों, वैसे संदेश से आते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, एक प्रकार से प्रेम कथा का ही एक वर्णन है। रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। कभी कभी इनको अदहमान मतलब इस प्रकार से भी बोल देते हैं, अदहमान। तो अब्दुल रहमान या अदहमान, ये संदेश रासु के रचयिता हैं। ये जो संदेश रासु है ये लगभग 11वीं सदी में लिखी गई थी। ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। इसमें भी एक प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है, प्राम कथा नहीं, प्रेम कथा का वर्णन है। और इसमें जो प्रेम कथा का वर्णन है संदेश रासु में, ठीक है, यह मतलब इसमें एक प्रकार से विरह होता है नायक नायिका का और वो बिछड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मंजू रासु।
तो मंजूर आंसू के जो रचयिता हैं वो है अज्ञात। अज्ञात का मतलब ये है कि इनको अभी इनके रचयिता कौन है ये पता ही नहीं चला। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही प्रेम विलाप वगैरह है। राजा तल्लप रहते हैं, कौन से, तैलप, ठीक है, राजा तैलप रहते हैं, उनके एक बंदी रहता है मंजू। बंदी, बंदी जानते हो, जो जेल में रहता है वो बंदी कहलाता है, ठीक है, बंदी मतलब बंदी। राजा तल्लप की एक बेटी होती है जिसका नाम है मृणालवती, मृणालवती, ठीक है। तो जो मंजू राशि की मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो जो मंजू आदमी जो है, जो बंधा है, ये बंदी है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाता है, लब हो जाता है, इन दोनों का लब हो जाता है, न लब हो गया, ठीक है। तो इसी जो लब है इस पर आधारित एक रचना है मंजूर आंसू। तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, तुम लोगों को इतना मजा आएगा ना इन रचनाओं को पढ़ के, ठीक है। और जो एक और बात बता दूं, जो मृणालवती रहती है ये विधवा रहती है, ठीक है, ये विधवा रहती है। तो इन दोनों का प्रेम हो जाता है, क्योंकि अब इनके हस्बैंड तो खत्म हो जाते हैं मृणालवती के, तो फिर बाद में मंजू मिलते हैं। मंजू तो वैसे कारागार में बंदी है, तो ये उसके लिए खाना लेने जाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। मैं तो वही थोड़ा आप लोगों को ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ, अंदर जाना जब किताब को पढ़ोगे तुम लोग, तो मतलब इस रचना को पढ़ोगे ना मंजूर आंसू को, तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। उस आनंद का यदि लुत्फ उठाना है तो किताब ही पढ़नी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार परक जितनी भी रचनाएं थी, पहले हमने वीर रस जो प्रधान रचनाएं थी उनके वीर गाथात्मक रासों की बात की, अब हमने श्रृंगार परक रासों की बात की, और इन सभी की बातें करने के बाद अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, धार्मिक एवं उपदेश मूलक साहित्य या उपदेश मूलक रासों। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, ये रासों के ही अंग है, तीसरा अंग है ये। इसमें उपदेश और ज्ञान और धर्म को मतलब आगे बढ़ाने वाली रचनाएं लिखी गई। तो उपदेश रसायन रास ये लिखा है जिनदत्त सुरी ने। उपदेश रसायन रास किन्होंने लिखा है, जिनदत्त सुरी ने, ठीक है। यह एक गीत काव्य है, ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। और इसमें एक प्रकार से चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है चंदन वाला रास। चंदन वाला जो रास है उसके रचयिता है आसगु। कौन है, आसगु, ठीक है, ऐसे लिखना है आसगु, ठीक है, आसगु। और जो चंदन वाला रास है, ठीक है, यह एक प्रकार से आप ये मान सकते हो ये एक खंड काव्य है। कौन सा खंड काव्य है, यह क्या है, एक खंड काव्य है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो राजा दधिवाहन रहते हैं उनकी पुत्री जो रहती है चंदनवाला, ठीक है, राजा दधिवाहन रहते हैं उनकी एक पुत्री रहती है। तो दधिवाहन को अपन ये मान लो कि अरे यार ऐसे उनके थोड़ी नाम अलग से रहते हैं, ठीक है, दधिवाहन, उनकी एक पुत्री रहती है चंदनवाला। तो उनकी जो पुत्री रहती है, ठीक है, उनकी कुल मिला के करुणा कथा का वर्णन भी इसमें किया गया है चंदनवाला में, ठीक है। चंदनवाला उनकी एक पुत्री का नाम है, ठीक है। तो उनकी राजा दधिवाहन की पुत्री का नाम क्या है, चंदनवाला, ठीक है, वही एक रचना है, ठीक है। और एक प्रकार से यह एक जैन कृति है, और इसमें ज्यादातर क्या है, करुण रस है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्थूली भद्र रास भी है, जो कि जिन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, जो जिन धर्म सूरी है, ठीक है, सूरी है, सूरी मैंने यदि बोल दिया हो तो मेरे को माफ करें। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, स्थूली भद्र रास। इस काव्य में कुल मिला के आप ये मान लो 3 पात्र होते हैं। पात्र तो आप लोग जानते हो कि मैं ये भी बताऊं, 3 किरदार होते हैं, जैसे कि नाटक में कोई किरदार होते हैं ना, ऐसे 3 किरदार, एक जैसे 1 2 ऐसे 3 किरदार होते हैं। एक होती है, एक पहला पात्र होती है वैश्या। कौन होती है, वैश्या, ठीक है। और दूसरे नंबर पर एक पात्र होते हैं स्थूल भद्र, क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो है स्थूली भद्र रास, ठीक है, स्थूल भद्र। और एक रहते हैं उनके गुरु भाई, गुरु भाई, जो गुरु भाई रहते हैं मतलब गुरु के भाई मुनिमान, ये मान लो कि गुरु के पुत्र ही गुरु भाई कहलाते हैं, तो ये उनके गुरु भाई रहते हैं। तो इन तीनों का कुछ जो वर्णन है वह हमें स्थूली भद्र रास में देखने को मिलता है। और कई चीज़ें इसमें बेहतरीन चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कई चीज़ें रहती हैं वो आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और भी दोस्तों धार्मिक एवं उपदेश मूलक साहित्य में और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतने ही तक हम 3 ही कृतियों तक जानेंगे। बाकी दोस्तों देखिए, अब हम आगे कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और दिमाग में रखनी नहीं चाहिए, दिमाग में रख ही लो। पहली चीज़ तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इस समय पे जो कि मैंने आप लोगों को बताया आदिकाल, इस समय पे कुछ लौकिक साहित्य भी लिखे गए थे, ठीक है, लौकिक साहित्य भी लिखे गए थे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि उस समय पे लौकिक साहित्य किन्होंने लिखा, ठीक है, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे लौकिक साहित्य में आप ढोला मारू, दूजा, बसंत, बिलास, अमीर खुसरो, विद्यापति, इन्होंने कुछ लौकिक साहित्य को लिखा था,
ठीक है। विद्यापति तो बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। डोला मारू तो चलो मान लो कि ठीक है, क्योंकि इसे कुशल राय ने लिखा था। अब आपके सिलेबस में नहीं है कुशल मारू, वरना आप भी उसे पढ़ती। लेकिन दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं, तोताए हिंद जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, अरबी फारसी के खड़ी बोली के बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, ठीक है, तो उनको तो आप लोगों को पढ़ना होगा। अच्छा दोस्तों, जैसे लौकिक साहित्य में मैं 2 आपको कवि बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल दिमाग में रख लेना। एक है अमीर खुसरो, खुसराहो, ठीक है, खुश रहो बेटा। एक है आपके, मैं 2 बता रहा हूँ, एक है अमीर खुसरो और एक है विद्यापति। नित्य नित्य ऐसन विद्यापति मति माती। विद्यापति तो देखो बहुत आईएमपी है, मतलब यदि आधुनिक हिंदी काव्य को तुमने पढ़ा होगा तो उसमें तुम्हें मिलेंगे विद्यापति, और बहुत मज़ा आता है इनकी कविताओं को पढ़ के। आपको एक आनंद, मतलब तुम ये मान लो स्वर्ग यदि जाना है तो इनके काव्य को पढ़ लो, काव्य को पढ़ो, इमेजिन करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना अकेले में, ठीक है, अंतर मन में पढ़ना, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो, हाँ, ये नाबालिग लोग ना पढ़ें इसे, मतलब इनके जो काव्य हैं उसको नाबालिग लोग ना पढ़ें। और इसलिए तुमने देखा होगा कि विद्यापति को 8वीं या 9वीं में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। इनको जब अपन बालिग हो जाते हैं, 18 साल की मतलब से बड़े हो जाते हैं, तो अपन विद्यापति को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब मैटर करेंगी जब आप लोग एमए में रहेंगे ना, जब आप लोग पढ़ेंगे विद्यापति को, तो जब आप लोग इन्हें फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें है क्या। लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम, क्योंकि पर्दा कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पर्दा रहता है तो पर्दे के पीछे कई चीज़ें हो सकती हैं, तो हम मूल भाव को ना समझ के कुछ अलग ही इसके मतलब भाव को हम समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी भी कविताओं में कुछ ऐसा भी है। बाकी आप पढ़ना, मैं आपको सजेशन देता हूँ, ठीक है। अमीर खुसरो हैं, इनको तोताए हिंद कहा जाता है। तो अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपके उसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। अच्छा, तोताए हिंद, हिंदी नहीं, तोताए हिंद कहा जाता है, ठीक है। और ये खली नहीं भाई, खड़ी बोली के, काहे के खड़ी बोली के पहले कवि थे, खड़ी बोली के पहले कवि थे। तो खड़ी बोली के फर्स्ट कवि कौन थे? फर्स्ट कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो अरबी, फारसी, खड़ी बोली, ये सारी की सारी भाषा की ये ज्ञानी थे, ठीक है। और ये गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक के इनका समयकाल माना जाता है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। इन्होंने मुकरियाँ, क्या मुकरियाँ, मुकरियाँ एक प्रकार से रचना है, और पहेलियाँ एवं पहेलियाँ, मुकरियाँ एवं पहेलियाँ, इन्होंने इनकी रचना की थी। पहेलियों में तो इनको ये मान लो कि ऐसे रहेगा कि अब यार मेरे को वैसे इनकी याद नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत अटके टाइप के, आप ये मान लो बीच में अटक जाओगे आप लोग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। और इनके गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी दोस्तों विद्यापति जो थे वो राजा, अब जो राजा थे शिव सिंह, कौन से राजा थे? शिव सिंह, ठीक है, सिंह नहीं, शिव सिंह। इनके दरबारी कवि थे, ये तिरहुत के राजा थे, और इनके एक दरबारी कवि थे विद्यापति। पता है अपनी जो मतलब जो कविताएं लिखते थे, जो अपनी पदावली वगैरह जो लिखते थे, उसकी जो भाषा रहती थी, इनकी जो भाषा रहती थी, वो भाषा पता है क्या रहती थी? वो भाषा रहती थी मैथिली भाषा, ठीक है। मैथिली एक प्रकार से भाषा भी ना मान लो, यह एक बोली है जो कि आपके बिहार साइड पे बोली जाती है। यार मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बाकी बिहार और जो अपना नेपाल है ना, नेपाल और बिहार की बॉर्डर के जो आसपास है, जैसे ये नेपाल है, इस तरफ बिहार है और ये नेपाल है, तो इन यहाँ के आसपास के लोग मैथिली भाषा बोलते हैं, ठीक है। एक वो यार मेरे को सिंगर पता नहीं है, कोई बार मतलब बोला वो, यार उसका गाना वायरल हुआ था, खुकरी के धार लमर गोड़ी नारापार, जो भी ऐसा कुछ गाना था, यार मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो मेरे को याद नहीं, तो मैं ज़्यादा उसमें आऊँगा नहीं। तो जो हमारे विद्यापति हैं, इनको हिंदी का आदि गीतकार कहा जाता है। आदि गीतकार यानी कि सबसे पहला गीतकार विद्यापति जी को कहा जाता है। और इनको पढ़ना यार तुम्हें बहुत मजा आएगा। विद्यापति को एक संज्ञा भी दी जाती है। संज्ञा मतलब एक प्रकार से आप ये मान लो उपाधि, संज्ञा वो नहीं है, संज्ञा सर्वनाम मान लो। इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को कौन सा क्वेश्चन आया था मैं आप लोगों को बता दूं। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इनका एक और नाम है
मैथिल, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो तभी ये क्वेश्चन आता मैथिल कोकिल वाला, ठीक है, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको विद्यापति की जी के मतलब बारे में पता होनी चाहिए। इनकी रचनाएं जो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसके बाद लौकिक साहित्य की हमने बात कर ली, और इसी समय पे कुछ गद्य साहित्य भी लिखे गए थे। गद्य जो साहित्य हैं वो भी लिखे गए थे। गद्य साहित्य ये भी इसी समय पे लिखे गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, राउल बेल लिखा गया था इस समय पे, राउल बेल, ठीक है, एक रचना थी राउल बेल। एक थी उक्ति व्यक्त प्रकरण, उक्ति व्यक्त और प्रकरण, ये तुम लोगों को पढ़ोगे तो तुम लोगों को ये बहुत मजा आएगा। और एक है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर लिखा है, ये यहाँ पे ता ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग गद्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। अब जो रत यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है राउल बेल, ठीक है, राउल बेल है, राउल बेल को लिखा है रोड़ा कवि कोई कहलाते हैं, उन्होंने राउल बेल को लिखा है। यहाँ पे उक्ति व्यक्त प्रकरण है, इनको लिखा था दामोदर शर्मा ने, ठीक है। और जो वर्ण रत्नाकर है इनको लिखा था, किन्होंने लिखा था यार, इनको एक ठाकुर थे यार, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी आप लोग इसमें कमेंट बताना, मेरे को ठाकुर याद है इनका कि नहीं, विद्यापति ठाकुर ने नहीं, विद्यापति भी ठाकुर ही थे, तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन किन्होंने लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इनका पूरा नाम शायद मेरे को दिमाग से उड़ गया है, ज्योति कुछ ऐसा था यार, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमने जो आदिकाल है हमारा वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 क्लासों में मैंने आपको आदिकाल कंप्लीट करवा दिया है, 1 घंटे में मैंने आदिकाल कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, ठीक है, और ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मध्यकाल को जब हम पढ़ेंगे तो आप ये मान लो कि आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों भक्तिकालीन साहित्य में हम आगे चल के सबसे पहले तो आप लोगों को निर्गुण, जैसे हम भक्तिकाल को बता दें तो उसमें देखिए मैं छोटा सा यहाँ पे एक इंट्रो टाइप का बता देता हूँ, कल हम किस प्रकार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए इसमें सबसे पहले रहेगा निर्गुण, एक रहेगा सगुण। तो ये तो आप लोगों को पता है, निर्गुण मतलब जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको निर्गुण कहते हैं। सगुण यानी कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण की भी 2 शाखाएं रहेंगी, ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ज्ञान मार्गी को, ज्ञान मार्गी शाखा रहेगी, ज्ञान मार्ग हो गया तो फिर प्रेम मार्गी भी चले जाओ, ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा रहेगी। तो इसमें 2 शाखाएं रहेंगी, ठीक है, एक रहेगी ज्ञान मार्गी और एक रहेगी प्रेम मार्गी। बाकी दोस्तों सगुण जो रहेगा, ठीक है, सगुण भक्ति काव्य धारा, तो इसमें दोस्तों एक राम भक्ति शाखा रहेगी, एक भगवान राम को मानने वाले रहेंगे और एक रहेंगे भगवान कृष्ण को, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ठीक है, कृष्ण भक्ति लिखा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अच्छा ज्ञान मार्गी शाखा के यदि कवि बता दें तो इसमें आप लोगों को एक कवि तो बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, आपके सिलेबस में बहुत खतरनाक तरीके से आपको पढ़ना है, वो है अपने कबीर। कबीर को पढ़ना है, रैदास को पढ़ना है, संत रैदास, ठीक है, रैदास जी को आपको पढ़ना है, कबीर को पढ़ना है। एक और कवि है नामदेव, नामदेव, तो नामदेव जी को भी आपको बहुत तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मलुक दास, नानक देव भी इंपोर्टेंट है, और इनको गुरु नानक देव, ठीक है, नानक देव, नानक देव, इनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रेम मार्गी शाखा में आपको जायसी, जायसी तो जानते हो, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, ऐसे पढ़ा दूंगा ना, पद्मावत तुम्हारे खून में बसेगा पद्मावत। मुल्ला दाऊद, ठीक है, मंजन, उस्मान, कुतुबन, तो जिसमें जायसी को तुम्हें पढ़ना है, सिलेबस में जायसी है, ठीक है, प्रेम मार्गी में। राम भक्ति में दोस्तों आपको जिनको पढ़ना है वो है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास सदा हरि चेरा। राम भक्ति में आपको तुलसीदास के अलावा रामानंद को पढ़ना है, रामानंद भी बोल देते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और भी यदि कहा जाए तो केशवदास भी है एक, केशवदास। देखो इस राम भक्ति शाखा में तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं, तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, ये सारे के सारे मतलब कवि हैं। और इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास को तो भाई पढ़ना का पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में सूरदास जी तो है ही हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके देखो मीराबाई को तो आपने पढ़ा ही होगा 12वीं 11वीं में, तो मीराबाई को पढ़ना है,
रसखान को पढ़ना है हमें। रसखान भले ही मुसलमान थे, कुछ लोग मतलब विद्वान इन्हें मुसलमान मानते हैं, लेकिन इन्होंने भक्ति की भगवान श्री कृष्ण की। तो रसखान, मीराबाई और सूरदास को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मध्यकाल के अंतर्गत इन सभी को हम पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। अब ऐसे तो आए नहीं कि मैं एक ही दिन में मतलब 1 मिनट में सारा का सारा पढ़ा दूं, उससे ना तो तुम्हें समझ में आएगा और ना ही हम पे ऐसे करके समझाते बनता है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है या नहीं आया है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और बेहतरीन नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। MA हिंदी साहित्य का, MA जो कि आपका विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को 2 कमेंटें करनी है। एक करनी है कि आपका विवाह हुआ है या नहीं, विवाह हुआ है तो बताना है, नहीं हुआ है तो बताना है। ठीक है, और दूसरा आपको बताना है, जो मैंने आपको एक प्रश्न यहाँ पे छोड़ा है, वर्ण रत्नाकर ये किन्होंने लिखा है। ठाकुर तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको बताना है पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। आपको नोट्स भी बनाते चलना है, प्लीज़ यार नोट्स बना लेना। और बाकी ठीक है दोस्तों, अब रखते हैं।